नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लाई हूँ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के कुछ यूपीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आपके यूपीएससी में आपके जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते ही आते हैं। अब आपका क्वेश्चन अक्टूबर में होने की उम्मीद है। दिसंबर में की डेट आई है, लेकिन प्रीपोन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ये एक दर्जा है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त अनिवार्य है। तो कौन सी शर्त अनिवार्य है कि कम से कम 1500 स्थानिक संवहनी पादप प्रजातियां होनी चाहिए। कितनी? 1500 स्थानीय संवहनी पादप प्रजातियां होनी चाहिए। किसने घोषित किया था? ये घोषित किया था ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक, एक ब्रिटिश पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, नॉर्मन मायर्स। कौन थे? नॉर्मन मायर्स। उनके द्वारा विकसित एवं कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा अपनाए गए नियमों के अनुसार किसी भी क्षेत्र को अगर हॉटस्पॉट का दर्जा दे देना है तो उसके लिए दो मानदंडों का होना आवश्यक है। पहला कौन सा है कि उस क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानीय संवहनी पादप प्रजातियां होनी चाहिए जो स्थानिक हो। ऐसी वस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए जो स्थानीय हो। इसका अर्थ है कि ये प्रजातियां दुनिया में उस विशेष क्षेत्र के अलावा कहीं और पाई ना जाती हो। ये प्रजाति केवल उस क्षेत्र में ही पाई जाती हो जब इसे हॉटस्पॉट का दर्जा मिलेगा। यह संख्या दुनिया की कुल पादप प्रजातियों का लगभग 0.5% है। या फिर गंभीर खतरा। क्या है? गंभीर खतरा। उस क्षेत्र की मूल प्राकृतिक वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा नष्ट हो चुका होना चाहिए। सरल शब्दों में उस क्षेत्र में अब उसकी मूल वनस्पति का केवल 30% या उससे कम हिस्सा ही बचा हो। कौन कौन से हैं भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट? ऐसे 4 क्षेत्र हैं भारत में। कौन कौन से? हिमालय। कौन कौन से? हिमालय का ये आपको क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कितने हैं। तो एक तो है आपका हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट, द वेस्टर्न घाट्स, तीसरा है भारत बर्मा क्षेत्र। कौन सा? भारत बर्मा क्षेत्र। और चौथा है आपका उडालैंड। कौन सा? उडालैंड। इसमें निकोबार द्वीप समूह शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग नहीं है? कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग नहीं है? वो है आपका सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। तकनीकी रूप से देखा जाए तो सुंदरवन को भारत के उन आधिकारिक जैव विविधता हॉटस्पॉट की सूची में सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जाता। क्या कारण है इसे कि सुंदरवन को जैव विविधता हॉटस्पॉट की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता? सुंदरवन अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता और दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यह हॉटस्पॉट के कड़े तकनीकी मानदंडों में पूरी तरह फिट नहीं बैठता, क्योंकि वहाँ पर ऐसी 500-1500 ऐसी प्रजातियाँ नहीं पाई जाती जो केवल कहीं और ना पाई जाती हैं। उसके अलावा सुंदरवन को विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है, ना कि वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बायोडाइवर्सिटी जो एरियाज हैं, की बायोडाइवर्सिटीज़ जो एरिया हैं की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या है उनका मुख्य उद्देश्य? कि बायोडाइवर्सिटीज एरियाज का जो मुख्य उद्देश्य है केवल संकटग्रस्त प्रजातियों को सीमित नहीं है। कि जो केबीए की बायोडाइवर्सिटी एरियाज का जो मुख्य उद्देश्य है वो पृथ्वी पर जैव विविधता की वैश्विक स्थिरता को है को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थलों की पहचान करना होता है। अगर हम केबीए के मुख्य मानदंड की बात करें तो उसमें आएंगे आपके संकटग्रस्त जैव विविधता। क्या? संकटग्रस्त जैव विविधता। उसके बाद आएंगे भौगोलिक रूप से प्रतिबंधित जैव विविधता। उसके बाद आएंगे पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता। और उसके बाद आएंगे जैविक प्रक्रियाएं। क्या आएंगे? जैविक प्रक्रियाएं। अब हम देखते हैं कि इसमें फ़र्क क्या है, कि हॉटस्पॉट में और जो ये बायोडाइवर्सिटीज एरिया में फ़र्क क्या क्या है। सबसे पहले पाएंगे हम स्तर किसका कैसा है। जो विविधता हॉटस्पॉट का है वो कौन से स्तर का है? वो है आपका वैश्विक और क्षेत्रीय, बहुत बड़े क्षेत्र में आता है। जो हॉटस्पॉट होता है, हॉटस्पॉट आपका बहुत बड़े क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन जो की बायोडाइवर्सिटीज एरिया है वो केवल स्थानीय स्थल, वो केवल साइट स्पेसिफिक, जैसे एक जंगल या फिर एक झील। संख्या जो हॉटस्पॉट है दुनिया में केवल 36 है। भाई आपके भारत में ही 4 हैं तो दुनिया में केवल 36 है। दुनिया भर में कितने हैं आपके की बायोडाइवर्सिटीज एरिया?
16,000 से भी अधिक। कितने? 16,000 से भी अधिक है। उद्देश्य क्या है हॉटस्पॉट का? पूरे इको रीजन का संरक्षण करना। क्या करना? पूरे इको रीजन का संरक्षण करना। जो कि बायोडाइवर्सिटीज एरिया है उसका उद्देश्य है विशिष्ट स्थलों का प्रबंधन और सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अधिक कार्बन संग्रहित करता है? किसमें होता है सबसे अधिक कार्बन? कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है आपका महासागर। कौन सा? महासागर। इसे ब्लू कार्बन भी कहा जाता है। महासागर वायुमंडल की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक और स्थलीय मिट्टी व वनस्पति की तुलना में कहीं अधिक कार्बन संग्रहित करते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं महासागर के भी जो सबसे अधिक कार्बन सकते हैं? सबसे पहला है तटीय पारिस्थितिकी तंत्र, कोस्टल इकोसिस्टम, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र। फिर आता है गहरे महासागर। गहरे महासागर होते हैं महासागर का सबसे बड़ा कार्बन भंडार इसके गहरे पानी और तलछट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज इफेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसका? एज इफेक्ट का संबंध। तो एज इफेक्ट का आपका संबंध है आवास विखंडन से। किसका? आवास विखंडन से। जब किसी बड़े प्राकृतिक आवास जैसे एक घना जंगल को सड़कों, खेती या शहरीकरण के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है तो उस आवास की सीमाएं बढ़ जाती हैं। इसी को एज इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आईपीसीसी का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? किसका? आईपीसीसी का। कौन सा? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। क्या है इसकी फुल फॉर्म आईपीसीसी की? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है जलवायु परिवर्तन पर। क्या मुख्य कार्य है? जलवायु परिवर्तन की जो जलवायु परिवर्तन हो रही है जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करना है। क्या करना है? वैज्ञानिक आकलन प्रस्तुत करना है। इसके कार्य करने का तरीका कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले वैज्ञानिक समीक्षा करते हैं। आईपीसीसी दुनिया भर के हजारों वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाशित किए गए शोध पत्रों और डेटा की समीक्षा करता है। यह उन सभी जानकारी को इकट्ठा करके एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद नीति तटस्थता। आईपीसी का एक बहुत ही सख्त सिद्धांत है। इसकी रिपोर्ट पॉलिसी रिलेवेंट बट नॉट पॉलिसी पर्सपेक्टिव होती है। क्या मतलब होता है इसका? यह सरकार को यह तो बताता है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या कितनी गंभीर है और उसके समाधान के लिए विकल्प क्या है, लेकिन यह किसी भी देश को यह आदेश नहीं देता कि उसे कौन सी विशिष्ट नीति अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो वो है आपकी नाइट्रोजन। कौन सी? नाइट्रोजन। लेकिन और भी आपकी गैसें होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, जैसे यहाँ आपकी ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन, आर्गन और हाइड्रोजन। कौन कौन सी आपकी गैसें जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और हाइड्रोजन। प्राकृतिक और जो ग्रीन हाउस गैसें जो गर्मी रोकती है वो कौन कौन सी है? वो आपकी जलवाष्प, वाटर वेपर। सबसे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस है जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है। मानवीय गतिविधियों से उत्सर्जित होने वाली सबसे प्रमुख गैस है मीथेन है, CH2। यह CO2 की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है और फ्लोरिनेटेड गैसें हैं जो आपकी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। जो वायुमंडल का जो लगभग 99% हिस्सा होता है जो ग्रीन हाउस गैस से ही बना होता है। जो वायुमंडल का जो 90% हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? नाइट्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। किससे? नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से। भाई जो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है आपकी? 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन आपकी 78% है और ऑक्सीजन आपकी 21% है। तो कौन कौन सी आपकी जो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ब्लू कार्बन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? किसका? ब्लू कार्बन। अभी हमने पढ़ा था ब्लू कार्बन, अभी आया था ना ब्लू कार्बन, तो वो है समुद्री व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन। क्या है? समुद्री व तटीय पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन से संबंधित है ब्लू कार्बन का अर्थ। अब ये क्या है? वो उसमें वो क्वेश्चन आया था जब कि कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र आपका जो सबसे ज़्यादा कार्बन संग्रहित करता है वो है आपका
महासागर। यह कार्बन मुख्य रूप से पौधों और नीचे की मिट्टी में जमा होता है। इसे ब्लू इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जलीय तंत्र से जुड़ा है। जबकि जो स्थलीय वन होते हैं जैसे अमेजन है में जमा कार्बन को अक्सर ग्रीन कार्बन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वो कारण है जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है, तो वो है ओजोन परत का क्षरण। क्या है? ओजोन परत का क्षरण। मुख्य अंतर क्या है कारण और स्रोत में? ओजोन क्षरण मतलब ओजोन क्षरण, इसका जो मुख्य ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और अन्य जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं वे रसायन समताप मंडल में जाकर ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। तो और जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? इसका मुख्य कारण होता है ग्रीन हाउस गैसें। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? CO2, CH4 और N2O, जो पृथ्वी से निकलने वाली गर्मी को रोक लेती हैं। क्या करती हैं? जो पृथ्वी से निकलने वाली गैसों को गर्मी को रोक लेती हैं। अब ओजोन क्षरण का क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन तो होता नहीं है, अगर ओजोन क्षरण है इसका मुख्य रूप से पराबैंगनी किरणें जैसे जो UV रेज होती हैं को पृथ्वी तक पहुंचने देता है, जिससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और फसलों को नुकसान होता है। इसका तापमान बढ़ने में सीधा हाथ नहीं है, क्यों? जलवायु परिवर्तन में इसका सीधा हाथ नहीं है। जो जलवायु परिवर्तन क्यों होता है? यह मुख्य रूप से पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाता है। कि क्या होता है? जो ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिससे ग्लेशियर पिघलते हैं और मौसम का चक्र बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रभाव में आई? किस वर्ष में प्रभाव में आई थी? तो वो आई थी 1993, 1993 आई थी आपकी ये कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो 29 दिसंबर 1993 को प्रभावी हुई थी। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि के हस्ताक्षर होने और उसके कानूनी रूप से प्रभावी होने में समय का अंतर होता है, तो इसे हम मानेंगे 1993। क्या थे उसके मुख्य उद्देश्य? उसके मुख्य 3 उद्देश्य थे। जैव विविधता का संरक्षण, जो प्रजातियां हैं और उनके आवासों को बचाना है। सतत उपयोग, जैविक संसाधनों का इस तरह उपयोग करना कि वे भविष्य के लिए भी बने रहे। लाभों का उचित साझाकरण, की अनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों को सभी के बीच सही ढंग से बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल डाइवर्सिटी। क्या नाम है? कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? क्या है फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य? तो वह आपका 2030 तक प्रकृति के नुकसान को रोकना और उसे वापस पटरी पर लाना है इसका उद्देश्य। कब तक? 2030 तक। इसे अक्सर जैव विविधता के लिए पेरिस समझौते के समान माना जाता है। इसके तहत आपके 4 दीर्घकालिक लक्ष्य हैं। इसके सबसे जो चर्चित और मुख्य लक्ष्य है वो आपका 30x30 या 30x30 क्या लक्ष्य है? इसका उद्देश्य है कि 2030 तक दुनिया के कम से कम 30% भूमि, 2030 तक दुनिया की कम से कम 30% भूमि अंतर्देशीय जल, तटीय क्षेत्रों और महासागरों का प्रभावी ढंग से संरक्षण और प्रबंधन किया जाए, जबकि वर्तमान में केवल 17% भूमि और 8% समुद्री क्षेत्र ही संरक्षित है। अन्य प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं इसके? प्रदूषण कम करना, कि प्रदूषण कम करें। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, की कम से कम 30% खराब हो चुके भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली शुरू करना। सब्सिडी में कटौती और वित्तीय सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, असिस्टेड माइग्रेशन का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? किसका उपयोग? असिस्टेड माइग्रेशन का। तो इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में फंसी प्रजातियों के संरक्षण में। जो कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो जो संकट में फंसी प्रजातियां हैं उनके संरक्षण में किया जाता है असिस्टेड माइग्रेशन का प्रयोग। ये एक संरक्षण रणनीति है जिसमें वैज्ञानिक या संरक्षणवादी किसी प्रजाति को उसके वर्तमान प्राकृतिक आवास से उठाकर एक नए भौगोलिक क्षेत्र में स्थानांतरित करते हैं, जहाँ भविष्य की जलवायु परिस्थितियों में उसके जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। कि भाई जहाँ जलवायु परिवर्तन हो रही है वहाँ वो मर सकता है जीव, तो उसे कहीं और
कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन की गति होती है वो बहुत तेज़ होती है, रास्ते में बाधाएं भी होती हैं, जैसे सड़क, शहरें या ऊंचे पहाड़, तो इसलिए उन्हें सरल कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA, भारत की जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी? तो वो हुई थी 2002। भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA की स्थापना जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत हुई थी। इस प्राधिकरण की स्थापना हुई थी आपकी 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी, और जिसका मुख्यालय, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग नवीकरणीय निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन शमन का उदाहरण है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन शमन का उदाहरण है? तो वो कौन सा आपका नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन शमन का उदाहरण है? तो वह आपका नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग। जलवायु परिवर्तन से निपटने के दो मुख्य तरीके होते हैं, शमन, मिटिगेशन और अनुकूलन, अडेप्टेशन। क्या? शमन और अनुकूलन। शमन के रूप में कैसे काम करता है? शमन का अर्थ है जलवायु परिवर्तन के कारणों को कम करना या फिर रोकना। सबसे पहले जीवाश्म ईंधन का प्रतिस्थापन किया जाता है। कोयला हो गया, तेल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गई। कुछ जल में सबसे अधिक क्या निकलती है? CO2 निकलती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सौर या पवन ऊर्जा का प्रयोग इस उत्सर्जन को सीधे तौर पर शून्य कर देता है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी और ऊर्जा दक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? किसका? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या होता है? तो होता है मानव गतिविधियों द्वारा संसाधनों पर डाला गया दबाव। क्या है? मानव गतिविधियों द्वारा संसाधनों पर डाला गया दबाव। सबसे शब्दों में यह बताता है कि हमें अपनी जीवन शैली, जैसे भोजन हो गया, आवास हो गया, परिवहन हो गया और कचरा हो गया, निपटान को बनाए रखने के लिए प्रकृति की कितनी उपजाऊ भूमि और जल क्षेत्र की आवश्यकता है। ये क्या मापता है? आपकी मांग मापता है इंसान को जीने के लिए कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी। फल, सब्जियां, मांस, लकड़ी, कपास, CO2 सोखने के लिए जंगल और आपूर्ति। कि प्रकृति के पास उन संसाधनों को दोबारा पैदा करने और हमारे द्वारा फैलाए गए कचरे को सोखने की कितनी क्षमता है। और उसके अलावा घटक, इसके मुख्य रूप से 6 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। कार्बन पदचिह्न, खाद्य भूमि, चारागाह, वन उत्पाद, मछली पकड़ने के क्षेत्र, बसावट क्षेत्र। तो ये थे क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इंपॉर्टेंट लगे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसके ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको नोट्स मिल सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा।